मैजिकल फायर नागिन डायमंड चंद्रमुखी फायर ट्रक। एक गांव में ऐसी मान्यता थी कि उस गांव के बाहर जंगल में एक बेहद पुराना देवी चंद्रमुखी का मंदिर था। उस मंदिर के तहखाने में नागों का खजाना छुपा हुआ था और साथ में था शक्तिशाली नागमणि। गांव वाले उस मंदिर के आसपास भी नहीं भटकते थे, क्योंकि लोगों में ऐसी मान्यता थी कि उस खजाने की रक्षा एक बेहद ही जहरीली और आग उगलती हुई नागिन करती थी। अगर उस नागिन को गुस्सा आए तो वो सब जलाकर राख कर देती थी। पर उसी गांव में एक लालची साहूकार था, जो ना जाने कितने सालों से उस नागमणि की लालच में बैठा था। हाँ, भगवान सबका भला करे और शुरुआत मुझसे करे। बहुत इंतजार किया है मैंने, पर अब नहीं। इस नाग पंचमी को जब वो नागिन मंदिर से बाहर जाएगी, तब मैं उस नागमणि को वहां से लेकर आऊंगा। वो लालची साहूकार नागपंचमी के दिन मंदिर में चला जाता है। जैसे ही वो तहखाने में पहुंचा, उसने वहां चंद्रमुखी की एक मूर्ति देखी, जिसके सामने वो सारा अमूल्य खजाना और बेशकीमती नागमणि रखा हुआ था। जैसे ही उसने अपने हाथ में नागमणि उठाने के लिए आगे बढ़ाया, वो मूर्ति बोल पड़ी। हे दुष्ट, तेरी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मेरी नागिन कहाँ है? मेरे खजाने की रक्षक कहाँ है? चला जा यहाँ से। अरे चल हट, इतने मुश्किल से ये दिन आया है, अब इसे हाथ से जाने नहीं दूंगा। और आज नाग पंचमी है, वो तेरी नागिन अपने इष्ट की पूजा करने गई होगी। अरे तू ठहरी एक मूरत, तू मेरा क्या बिगाड़ पाएगी? चंद्रमुखी गुस्से में तिल मिलाती रह गई और साहूकार नागमणि उठाकर वहां से निकल भागा। थोड़ी ही देर में नागिन वहां लौट आई। उसके लौटते ही चंद्रमुखी बड़बड़ाने लगी। मूर्ख नागिन, मैंने तुम्हें इस नागमणि की रखवाली के लिए रखा था और तू बाहर मजे कर रही है। ये देखो, वो दुष्ट मेरी नागमणि ले गया। अगर आज सूरज डूबने से पहले नागमणि अपनी जगह पर पुनः स्थापित नहीं हुई तो मैं सब तहस नहस कर दूंगी। तू तो जानती है मैं क्या कर सकती हूँ। चंद्रमुखी की धमकियां सुन नागिन गुस्से से आग बबूला हो गई और वो गांव की ओर बढ़ गई। उसके मुंह से आग की लपटें निकलने लगी। उसका बदन तो ऐसा लग रहा था जैसे आग बरसा रहा हो। गांव का हर एक घर उसकी आग की लपटों में घिर गया। सारे गांव वाले उसे दया की भीख मांगने लगे। दया? और तुम जैसे लालची इंसानों पर? कभी नहीं। तुम्हारे उस लालची साहूकार ने मेरी नागमणि चुराई है। अगर वो मुझे नहीं मिली तो सबको जलाकर राख कर दूंगी। गांव वालों की चिल्लाने की आवाजों के बीच एकदम से एक फायर ट्रक के सायरन की आवाज गूंजने लगी। सबने मुड़ के देखा तो एक खूबसूरत और शक्तिशाली लड़का उस नागिन की तरफ वो फायर ट्रक लेके बढ़ रहा था और उसने एकदम से उस नागिन पर पानी की तेज धारा छोड़ दी, जिससे उस नागिन की पूरी आग ठंडी पड़ गई और वो डरावनी नागिन एक सुंदर लड़की में बदल गई। हे युवक, तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता चला कि मैं पानी की तेज धारा से शांत हो जाऊंगी? आज तुम्हारी वजह से मैं श्राप मुक्त हो गई। ये सब मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ, पर अभी हमें नागमणि को वापस मंदिर में ले जाना है। सब गांव वालों ने उस लालची साहूकार को धर दबोचा और उसकी जम के पिटाई की, जिसकी वजह से वो अधमरा हो गया। उस लड़के ने तुरंत वो नागमणि उस साहूकार से छीन ली और नागिन को लेकर मंदिर जा पहुंचा। हे देवी चंद्रमुखी, हम आपकी अमानत सही सलामत ले आए हैं। ये लीजिए, ये अब आपकी जिम्मेदारी। अब मैं नागिन नहीं रही, इसीलिए मैं अब इस नागमणि की रक्षा नहीं कर पाऊंगी। ओह, तो तुम मेरे दिए हुए श्राप से मुक्त हो गई। पर मुझे इस मूर्ति से आजादी कैसे मिलेगी? मैं कैसे रक्षा कर पाऊंगी इस खजाने की और नागमणि की? चिंता मत कीजिए देवी, मैं अभी आपको इस पत्थर की मूर्ति से मुक्त करता हूँ। लड़का उस नागमणि को चंद्रमुखी के माथे से लगाता है और कुछ मंत्र बड़बड़ाता है, जिससे वो फिर से अपनी दैवी रूप में आ जाती है। तुमने ये कैसे किया? कौन हो तुम? मैं इस मंदिर का सबसे पुराने पुजारी का पोता हूँ। उसी पुजारी का जिसकी मृत्यु गलती से ही पर आपकी वजह से हुई थी। आपको मूर्ति बनने का श्राप मिला था। एक मैं ही था जो आप दोनों को इस श्राप से मुक्त कर सकता था, इसलिए मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करने यहाँ आ गया। लड़के की सारी बातें सुन चंद्रमुखी और नागिन के आंखों में खुशी के आंसू आ गए। चंद्रमुखी ने दोनों को हमेशा एक साथ रहने का आशीर्वाद दिया और वो दोनों अपनी आगे की जिंदगी एक साथ बिताने वहां से निकल पड़े।
रिस्टोरेशन बिग फुट रिमोट कार। नालंदा नाम का एक गांव था। उस गांव में अजय अपनी बीवी के साथ रहता था, जो कि कार रिस्टोरेशन के लिए बहुत मशहूर था। अजय इसके लिए अच्छे पैसे भी लेता था। इस वजह से अजय का परिवार हंसी खुशी गुजर बसर करता था। एक बार एक सेठ उसके पास आता है और कहता है, सुना है तुम कार रिस्टोरेशन में माहिर हो। मेरे पास हमारे पूर्वजों की एक कार है, क्या तुम उसे रिस्टोर करोगे? हाँ हाँ सेठ जी, यही तो मेरा काम है। तो फिर ठीक है, कल मैं कार लेकर आता हूं। लेकिन एक बात है, पैसे चाहे जितने भी लगे, लेकिन कार ऐसी बनाना कि इसका नाम आगे पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहे। ऐसा कहकर सेठ जी वहां से चले जाते हैं। इधर अजय सोचता है, ऐसा क्या होगा उसकी कार में, कुछ तो खास होगा। दूसरे दिन सेठ जी अपनी कार लेकर अजय के पास आते हैं। अजय वो कार देखकर कहता है, अरे मैंने सोचा था कुछ खास होगी, लेकिन ये तो आम कार के जैसे नॉर्मल कार है। चलो काम पर लगते हैं। ऐसा कहकर कुछ बातें बताकर सेठ अजय के पास वो कार छोड़कर चले जाते हैं और अजय उन्हें 2 दिन के बाद बुलाता है। अजय अपने काम पर लगता है। बड़ी मेहनत से उस कार में लगा हुआ वो जंग निकालता है। उसके इंजन के कुछ खराब पार्ट्स वो बदल देता है। पूरी बॉडी को रिमोल्ड करके पेंट करता है और गाड़ी को एकदम नई जैसी बनाता है। तभी अजय को सेठ जी ने कही एक बात याद आती है, जिस वजह से वो घर पर परेशान रहता है। ये देख उसकी बीवी उसे कहती है, क्या हुआ जी, परेशान दिख रहे हो? मैंने आपको इतना परेशान आज के पहले कभी नहीं देखा। अरे मैं एक कार रिस्टोर कर रहा हूँ, लेकिन एक चैलेंज भी है कि वो आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उसका नाम रहे और वो काफी मशहूर रहे, जिसके लिए मैं क्या करूं मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, तो इसमें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? कुछ सोचो, आपको आइडिया मिल ही जाएगा। अजय सोचता ही रहता है कि तभी उसे टीवी पर बड़े बड़े टायर वाली गाड़ियां दिखती है। वो देखकर अजय सोचता है, कैसा रहेगा अगर मैंने कार को बड़े बड़े टायर लगाकर उसे बिग फुट कार बनाया तो, और साथ में रिमोट से कनेक्ट भी करूंगा। यह सोचकर अजय फिर से काम करता है और कार को वो बड़े बड़े टायर लगाता है और साथ में उस कार को कंट्रोल करने के लिए एक रिमोट भी उस कार से कनेक्ट करता है। इस तरह से वो सेठ जी के लिए बिग फुट रिमोट कार बनाता है। और जैसे ही कार तैयार होती है, अजय सेठ जी को फोन करके बुलाता है। सेठ जी आकर देखते हैं और कहते हैं, अरे वाह अजय, मेरे कहे मुताबिक ही कार को रिस्टोर किया है तुमने और बिल्कुल नए तरीके से नई जैसी बनाया है। क्या मैं इसका एक ड्राइव ले सकता हूँ? जी हाँ सेठ जी, बिल्कुल ले सकते हैं। सेठ जी बिग फुट रिमोट कंट्रोल कार में बैठते हैं, लेकिन अजय उस कार का रिमोट अपने पास ही रखता है। कार चलाते चलाते सेठ जी के हाथ से कंट्रोल निकल जाता है और कार अपने आप चलने लगती है। सेठ जी जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, अरे बचाओ बचाओ, अरे कार में कोई भूत है, अरे बचाओ। थोड़ी देर में कार सेठ जी को लेकर अजय के पास पहुंचती है। सेठ जी कहते हैं, अरे अजय, कार में कोई भूत है, क्योंकि कार अपने आप चलने लगी थी। लगता है मेरे दादाजी का ही भूत है, क्योंकि ये उनकी ही कार है। मैं मरते मरते बचा हूं। नहीं नहीं सेठ जी, इसे तो मैं रिमोट कंट्रोल से चला रहा था, आप सिर्फ बैठे हुए थे। अरे मूर्ख, ये बात मुझे पहले बताना था ना, मेरा तो अभी हार्ट फेल ही हो जाता। आपने ही कहा था ना सेठ जी कि पीढ़ी दर पीढ़ी इस कार को याद रखना चाहिए। अच्छा अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा काम किया तुमने। कार का रिमोट कंट्रोल देख सेठ जी बहुत खुश होते हैं और अजय को उसके पैसे देकर पूरे गांव में वो अपनी कार से घूमने लगते हैं। इस तरह से अजय सेठ जी को पीढ़ी दर पीढ़ी याद रहे ऐसी बिग फुट रिमोट कंट्रोल कार बनाकर देता है। अंडरग्राउंड गोल्डन नागिन। भद्रनाग नाम के गांव में प्रमोद नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत अमीर था। वो अमर रहना चाहता था और इस अमर बनने के चक्कर में वो दुनिया में हर कोने में जाकर हर उस चीज को करता जो उसे पता चलती थी, लेकिन फिर भी उसका समाधान नहीं होता। फिर एक दिन उसका एक दोस्त बाबूलाल उसके घर आता है और वो कहता है, अरे यार प्रमोद, अमर बनने के चक्कर में तू इतना क्यों घूम रहा है? तेरा इस तरह घूमकर कोई फायदा नहीं यार। अरे यार, तो फिर मैं क्या करूं? मुझे किसी भी हालत में अमर बनना है। अमर होने के लिए तुझे सिर्फ एक काम करना पड़ेगा। क्या तू वो करेगा? अरे यार, अमर होने के चक्कर में मैंने पूरी दुनिया घूम डाली। अब तू ही बता, क्या वो काम मैं नहीं करूंगा जो तू बोलेगा? बोल,
क्या करना होगा? हमारे गांव से कुछ कोस दूर काली पहाड़ी पर जो गुफा है, उस गुफा में अंडरग्राउंड में गोल्डन नागिन रहती है। तूने अगर उस नागिन को अपने वश में करके उससे वो गोल्डन मनी मांग लिया तो उस मनी से तू हमेशा के लिए अमर हो जाएगा। क्या तू सच कह रहा है? अरे यार, झूठ तो मैं कभी बोलता ही नहीं। तो फिर तय रहा बाबूलाल, तू भी मेरे साथ चलेगा। लेकिन एक बात ध्यान में रखना प्रमोद, यह करना जितना आसान लगता है उतना है नहीं। इस काम में जान भी जा सकती है। प्रमोद और बाबूलाल मन बनाकर उस गुफा में जाने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन जैसे ही वो दोनों थक कर गुफा के बाहर आराम करने बैठते हैं, एक बहुत बड़ा राक्षसी कीड़ा गुफा के अंदर से आता है। उसे देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं, लेकिन हिम्मत करके उस राक्षसी कीड़े से बचकर दोनों उससे लड़ते हैं। लड़ते लड़ते बाबूलाल के पेट में वो राक्षसी कीड़ा अपना डंक घुसा देता है, जिस वजह से बाबूलाल वहीं पर मर जाता है। प्रमोद कहता है, बाबूलाल, नहीं नहीं नहीं, ये क्या हो गया? मैंने तुझे मेरे साथ आने के लिए नहीं कहना चाहिए था यार। तू मेरे लिए मर गया, लेकिन मैं इसका बदला लेकर रहूंगा बाबूलाल। प्रमोद अपनी पूरी ताकत से उस राक्षसी कीड़े से लड़ता है और अपने पास रखी एक तलवार से उस कीड़े को मार देता है। और इस तरह से प्रमोद उस कीड़े को मारकर अपने दोस्त बाबूलाल की मौत का बदला ले लेता है। प्रमोद वहां से आगे बढ़ता है और अंडरग्राउंड में जाता है, लेकिन उसे वहां कुछ नहीं दिखता। वो काफी देर तक सोचता है कि आगे क्या करे। तभी उसके सामने एक बहुत बड़ा पक्षी आ जाता है। वो इतना बड़ा होता है कि पूरी गुफा की दीवारों को उस पक्षी के पंख लगते हैं। पक्षी की आंखें लाल लाल होती है। वो बहुत गुस्से में होता है और प्रमोद को देखकर उस पर झपट पड़ता है। उस पक्षी से वो लड़ने लगता है। आखिर प्रमोद अपनी चालाकी से उस पक्षी के ऊपर चढ़ता है और उसे तलवार से मार देता है। वो पक्षी वहीं पर मर जाता है। चलो, ये पक्षी तो मर गया, लेकिन वो गोल्डन नागिन कहाँ मिलेगी? प्रमोद गोल्डन नागिन को ढूंढते ढूंढते धीरे धीरे आगे बढ़ता है। तभी उसके सामने वो गोल्डन नागिन आती है। उसे देखकर प्रमोद की आंखें अंधी सी हो जाती है, क्योंकि वो नागिन गोल्डन होती है और वो बहुत चमकती रहती है। तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? क्या तुम्हें मरने से डर नहीं लगता? मैं या तो मरूंगा या मारूंगा नागिन। अच्छा, तुम अपने आप को बहुत बहादुर समझते हो। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम्हें तो समझ ही लेना चाहिए। इतना घमंड अपनी बहादुरी पर ठीक नहीं होता। लेकिन बताओ, तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे अमर बनना है गोल्डन नागिन, और अमर बनने के लिए तुम्हारे गोल्डन मनी की जरूरत है। तुम्हारी इतनी हिम्मत है इंसान, तुम्हें अभी मजा चखाती हूँ। गोल्डन नागिन गुस्से से प्रमोद से लड़ने लगती है और उसे काटने के लिए कोशिश करती है, लेकिन प्रमोद अपनी बहादुरी से हर वक्त उससे बचता जाता है। लेकिन इंसान अपने घमंड से जीता है कभी? प्रमोद नागिन से लड़ते लड़ते एक बार उसके चपेट में आ ही जाता है और गोल्डन नागिन उसे अपने सुनहरे दांतों से काट लेती है और प्रमोद वहीं पर मर जाता है।